खबर सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके चक फकीरा में कुछ देर पहले एक जिंदा मोटार शेल मिला है, जिसके मिलने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से चक फकीरा इलाका और सिंध की छपड़ी इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और यहां पर डिच का काम जो वो लगातार चल रहा है, और डिच का काम करने के दौरान ही कुछ लेबरर्स ने देखा कि यहां खुदाई के दौरान एक जिंदा मोटार शेल मिलता है। यानी जो लेबर यहां पर काम कर रही थी खुदाई का, उनको ये खुदाई के दौरान जिंदा मोटार शेल मिला है और उन्होंने फौरन यहां के स्थानीय लोगों से संपर्क किया और उसी के साथ साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस और बीएसएफ के साथ संपर्क किया और बीएसएफ की और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और इस जिंदा मोटार शेल को अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड यहां पर पहुंचा और बम निरोधक दस्ते ने इस जिंदा मोटार शेल को एक अलग जगह पर जाकर जो वो डिफ्यूज कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से ये शेल यहां से बरामद हुआ है, तो ये शेल यहां पर किस तरह से आया, इसको लेकर जो वो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन दो चीजें इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कई बार हमने देखा कि पाकिस्तानी घुसपैठी जो वो घुसपैठ करते नजर आए हैं और शायद हो सकता है कि कोई हथियार यहां पर गिराए गए हो या फिर इससे पहले जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी तो शायद उस वक्त का ये जो शेल है यहां पर पड़ा हो, और या फिर गोलाबारी जब पहले पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी सीज फायर के समझौते से पहले, तो हो सकता है कि उस वक्त का ये शेल यहां पर गिरा हो जो जिंदा लाइव मोटार शेल यहां से बरामद हुआ है। तो ये अलग अलग एंगल्स हैं, इन तमाम एंगल्स पर जो पुलिस भी अब काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती है इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक खतरा जो है ये टल गया है, क्योंकि अगर ये वहां पर शेल फट जाता तो काफी नुकसान यहां पर हो सकता था। लेकिन लोगों ने सतर्कता दिखाई और पुलिस और बीएसएफ के साथ संपर्क किया और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और उन्होंने इस जिंदा मोटार शेल को डिफ्यूज कर दिया। अब किसी तरह का कोई खतरा जो इस इलाके में नहीं है, लेकिन जहां से ये शेल बरामद हुआ है बताया जा रहा है कि वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 3 किलोमीटर पीछे ही ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है वहीं से ये जिंदा लाइव मोटार शेल जो ये बरामद हुआ है, जो कि सिंध की छपड़ी इलाका चक फकीरा इलाका पूरी तरह से ये जीरो लाइन के इलाके है, उनसे पीछे ही ये शेल जो है डिच के खुदाई के दौरान बरामद हुआ है, जिसे अब कुछ देर पहले डिफ्यूज भी कर दिया गया है। लेकिन पुलिस टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये शेल आखिर यहां किस तरह से पहुंचा। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि जिस तरह से डिच की खुदाई का काम लगातार जारी है तो कहीं और शेल यहां से बरामद ना हो। यहां पर पूरी तरह से इलाका भी खंगाला जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आती है इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन इस जिंदा मोटार शेल को डिफ्यूज कर दिया गया है और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, यह अभी की बड़ी जानकारी सामने आ रही है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, J24/7 न्यूज़ के वसीम गुत्तू। और इस वक्त हम ठीक म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और जिस तरह से आपको बताएं कि सफाई कर्मचारी डेली वेजर लगभग 12 दिन से अपनी काम छोड़ हड़ताल पे हैं। अगर हम शहर की बात करें तो अलग अलग चौराहे पे गंदगी के अंबार आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में आपको दिखाया था हमने पैसेंजर शेड जो बस स्टैंड के अंदर है उसके हालात किस तरह के, और लोगों से हमने बातचीत की थी, लोगों का क्या कहना था वो भी आपने सुना था। मगर 12 दिन से आप देख लीजिए इन लोगों की हालत क्या हो चुकी है। जिस तरह से अभी भी ये एलजी सरकार पे उम्मीद रख रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो भी मसला है, जो भी जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। अभी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है, क्या बताना चाहोगे, कोई बातचीत वगैरह हुई अभी तक? मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं सफाई कर्मचारियों का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। तो जो आपने अभी सवाल किया कि आपके साथ कोई बातचीत हुई है, बातचीत की बात तो दूर है, हमें कोई देखने नहीं आया, हमें कोई भी देखने नहीं आया। डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोई हुई है। हाँ, उसको ये फिक्र नहीं है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी सुबह 4 बजे उठकर पूरे शहर की सफाई करते हैं उनका हाल क्या है। अगर वो 12 दिन से स्ट्राइक पर है कि वो उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको ये ख्याल नहीं है कि हम जब घर में जाते हैं हमारे बच्चे भूखे मरे हुए हैं। हाँ, अगर हमारे बच्चे भूखे मरे हुए हैं, हमने अब ये पैगाम देना चाहते हैं डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम आपको अपनी बच्चे लेकर रोडों पर आ जाएंगे, यहीं पर खाना बनाएंगे। हम हर दुकानदार से जोली फैल के ऐसे जोली फैलाएंगे कि हमारे बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दो, क्योंकि सरकार जो है जम्मू कश्मीर की सरकार वो नंगड़ हो चुकी है और डोडा डिस्ट्रिक्ट के आवाम को मांगकर उनके लिए भी बेचेंगे, क्योंकि वो खुद भूखे हैं मेरे ख्याल में। जो सफाई कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और मेरा पैगाम है एलजी साहब को कि अगर 4 दिनों में हमारा मसला हल नहीं हुआ
तो हम बीवी बच्चे लेकर रोडों पर उतरेंगे और यही खाना बनाएंगे और पूरे डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को मैं शर्म करता हूं कि वो हमारे पास आकर इतना भी नहीं उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा भूखा है, आपके घर में खाना है या नहीं है, तो आप क्यों बैठे हो, क्या तकलीफ है आपको, कोई नहीं माना। अब मैं डोडा वासियों के ऐलान करता हूँ डोडा वासियों को कि हमारे गरीब शख्स जो सफाई कर्मचारी है तुम्हारे सुबह उठकर आपके दरवाजों पर आकर सफाई करते हैं, इसके लिए चंदा दीजिए। इसके लिए मैं उन दुकानदारों को भी बोलना चाहता हूँ, इसके लिए चंदा दीजिए, क्योंकि हम इन रोडों पर अपने बीवी बच्चे लेकर उतर रहे हैं और हमें खाना आप खिलाओगे क्योंकि गवर्नमेंट डांगी हो चुकी है। बड़ा एक अहम सवाल है, जिस तरह से हम देखते हैं आपके चेयरमैन साहब भी यहाँ बैठते हैं, सीनियर ऑफिसर पे बैठते हैं, या बाकी सारे जो काउंसलर है वो आपके पास यहाँ अंदर ऑफिस में बैठते हैं, आप तो यहीं से वो निकलते हैं, आप तो बिल्कुल सड़क पे बैठे हुए हैं। क्या उनने कोई बातचीत वगैरह की, ये बताया कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी, कोई भरोसा वगैरह दिया उन्होंने? भरोसा नहीं दिया है। आप सीधा पीछे जाकर देखो, हमारी एक नोटिस लगी गई है, नोटिस आपको, आप हक मांग रहे हो, आपको नौकरी से निकाला दिया जाएगा। इन्होंने क्या पूछा हमें, तो इन्होंने तो इतना नहीं पूछा कि चाय की दूर बात है, पानी नहीं पूछा, पानी मत पियोगे, एक गिलास पानी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप अपनी जायज मांगे लेकर बैठे हुए हो यहाँ। अगर हम जायज मांगे लेकर बैठे हैं यहाँ, जायज मांग करने से हमें निकाला दिया जाएगा, एक को नहीं हम सब निकलने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ चेयरमैन सफाई करेगा या सफाई करेगा या डीसी साहब सफाई करेगा या वो डायरेक्टर साहब सफाई करेगा। डायरेक्टर साहब आप ये आर्डर निकालकर हड़ताल को बढ़ावा दे रहे हो, आप बातचीत कीजिए ऊपर जिससे हमारा मसला हल होगा और हम तब उनके साथ बातचीत करेंगे। जितने आदमी भी इन्होंने सस्पेंड किए हैं तो उनको वापस लेकर हम उनके बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और आपकी और सरकार की लोगों को क्यों पीसा जा रहा है? लोग परेशान हैं, सुबह से हमें फोन आ रहे हैं, गंदगी हमारे इलाके के अंदर अलग अलग वार्ड से फोन आ रहे हैं, लोग परेशान काफी ज्यादा हो रहे हैं। देखो जी, परेशान कौन कर रहा है? परेशान ये गवर्नमेंट कर रही है, ये अंदर गवर्नमेंट कर रही है, ये हमारे ESO कर रहे हैं, ये हमारे लड़ने के मुताबिक वो गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारी तहसील में ये गंदगी फैल रही है, इनका मसला जल्द से जल्द हल किया जाए तो हमारे भी बच्चे जो है सुकून से शहर में निकलेंगे। इस वक्त गंदगी के ढेर जगह जगह है। मैं कहता हूँ इन लोगों से, जैसे आपने प्रसिद्ध छठ का मायना किया, वहाँ बच्चे देखे, वो गरीब आदमी के बच्चे हैं, इनके बच्चे गाड़ियों में चलते हैं, हमारे बच्चे रोडों पर चलते हैं, इनका बच्चों का ख्याल नहीं, इनको आवाम के बच्चों का ख्याल नहीं है। इनको अगर आवाम के बच्चे इस वक्त गंदगी में चल रहे हैं, उनको कोई बीमारी लगेगी, वो बीमारी पहले उन अफसरों के बच्चों को लगनी चाहिए जो हमारे बच्चों को देखते नहीं है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से परमानेंटों को आप काम नहीं करने दे रहे हैं, क्या ये अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला नहीं तो क्या है? अगर परमानेंट कोई काम करने के लिए निकलेगा तो हम अपनी जाने देंगे, अपने बच्चों की जाने देंगे। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ गवर्नमेंट जो है हमारा फैसला नहीं करती है, तब तक हम किसी को काम नहीं करने देंगे, चाहे हमारी जाने चले जाए। हम काम करने नहीं देंगे। आखिरी कुछ बातें कुछ लोगों से करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सजाद है। मैं सजादी, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से इन्होंने बताया, आपके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बताया कि जो परमानेंट लोग हैं उनको हम काम करने नहीं देंगे, क्या ये सही फैसला है? सर, ये तो इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की हड़ताल है, इस वक्त कैजुअल लेबर है या परमिट है, सबका मुद्दा एक ही है कि जो कैजुअल लेबर है उनको परमिट किया जाए। ये तो हमारा हक बनता है। मगर इन उन्होंने क्या, डायरेक्टर साहब का क्या सवाल है कि हमको निकाल देंगे, हम बेशु भी निकाल देंगे। अगर ये नौकरी से निकाल देंगे, शहर से नहीं निकाल सकते हैं ये। हम अगर हमें चाहे हिम्मत होगी हम अपनी नौकरी वापस लाएंगे, मगर इनको भी यहाँ हम टिकने देंगे। ये चोर बाजारी जो इन्होंने चलाई है ना, ये चोर बाजारी हम बंद करके रखेंगे यहाँ पे। हम यहाँ ये चोर बाजारी के डंका इनको बचाने नहीं देंगे यहाँ। चलिए, इनने बताया जो उनके प्रेसिडेंट हैं कि जिस तरह से इनने, अगर हमारी सरकार ने, जो भी सरकार है, उनने अभी तक इनका फैसला नहीं किया, हम कल से जो है सड़कों पे बैठेंगे और यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं पे हम रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारे लिए कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढेगी। देखिए, ये 12 दिन से हड़ताल पे हैं, ये आपको भी पता है।
लेकिन इनका जो मसला है ये आज का तो है नहीं, हमसे पहले भी इनके मसाइल थे, ये आज भी इनके वही मसाइल हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मसले हल करने चाहिए। हाँ, हमने ईओ को आज बोल दिया है कि परमानेंट जितने भी मुलाजिम हैं उनसे सफाई करवाई जाए और जो शहर हमारा सफ़र कर रहा है उससे जिन्हें निजात मिले। क्या अगर इसी तरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या लगता है आपको कि बीमारी फैलने का खतरा है? देखिए, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। जो हालात इस वक्त टोन की है, हमने बार बार ईओ को लिखा है, बार बार हमने ईओ को बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि किसी तरीके से जो हमारे परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं उनसे शहर की सफाई करवाई जाए। आपसे कोई बातचीत इनकी हुई है? हमने इनको बार बार बोला कि देखिए हम भी आपके साथ हैं, हमें भी पता है कि 9,000 रुपया इनको पहले तो 6700 रुपये ही मिलता था, अब इनको 9,000 रुपये मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इनको आश्वासन पे आश्वासन दे रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही है। हमारे तक तो इसका कुछ है नहीं, हमारे तक अगर इसका कोई हल होता तो हम निकालते, हमारे तक तो इनका हल है नहीं कोई भी। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ कोई ना कोई नेगोशिएशन करके एक ही बार इनका जो मसला है हल किया जाए। To civilization program, like medical civilization program, we have been organizing this kind of tournament in so many occasions. और मैं कभी गांव में चला जाता हूं, जाने का टाइम में मैं देखा था कि गांव का यूथ और स्टूडेंट लोग जो है गेम एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ का। I could see them even in a small village playing cricket and volleyball. So accordingly, मैं 2-3 बार यहाँ का लोकल क्लब में भी एज ए चीफ गेस्ट एंड एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया भी था, मैं गया भी था। And I have been organizing this tournament in my battalion headquarters. This is the 4th time. So it is the direction from our Director General and our ADGP of JNK and IGP KOEs and DIGP SKOR. Their intention is to continuously organizing this kind of friendly tournament with local clubs, especially students and youth club. Those who are standing here were very, very good players, and you might have seen their performance. So seeing their enthusiastic in game and sport, we should organize this kind of tournament every now and then, because I being from the northeast method, in order to आज अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा में सर्दी तो है, लेकिन उसी सर्दी में आज 183 सीआरपीएफ बटालियन ने यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे खिलाया गया है। उसी हवाले से जब यहाँ के कमांडेंट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो ड्रग्स में मुब्तला यहाँ पे लड़के हुए हैं उनको ड्रग्स से दूर रखने के लिए हम ये गेम्स करते रहेंगे। लेकिन उसी हवाले से जब उनके साथ हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये गेम्स बिल्कुल यहाँ पे चलती रहेंगी और बाकी जो आगे जो टीम्स जीतेंगे तो उनको भारत दर्शन भी कराएगा। देश में इस समय सड़कों के बड़े बड़े जाल बिछाए जा रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं कि हाईवेज का चौड़ीकरण किया जा रहा है और इस समय नए हाईवेज भी बनाए जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जिस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी लगातार इस समय हाईवेज का काम कर रही है। जैसे आपने देखा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम लगातार चल रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और ये काम किया जा रहा है भारतमाला स्कीम के तहत। लेकिन इसी बीच खबर ये सामने आ रही है हाईवेज को लेकर कि जो सांबा उधमपुर मानसर मार्ग है, इसकी भी तस्वीर जो वो आने वाले दिनों में बदलने वाली है, क्योंकि इसका भी काम शुरू होने जा रहा है। यानी 4 लेनिंग होगी, चौड़ीकरण होगा और बताया जा रहा है कि इसकी जो डीपीआर है वो भी तैयार हो रही है, जो कि मार्च 2023 में ये डीपीआर कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी और ये काम जो है वो पाइपलाइन में है। बताया जा रहा है कि लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से ये सांबा उधमपुर मानसर मार्ग का जो चौड़ीकरण है ये किया जाएगा, यानी 4 लेनिंग की जाएगी। और यह बताया जा रहा है कि जिस तरह से डीपीआर बन रही है, सर्वे इसका कंप्लीट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है ये मिलने वाली है उन लोगों को जो उधमपुर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू की बात करें इस पूरे डिवीजन की, तो सांबा मानसर मार्ग पर कई सड़क हादसे जो वो पेश आते रहते हैं और खासतौर पर अगर जमोड़ा इलाके की बात करें, पापड़ इलाके की बात करें, तो आए दिन यहां पर सड़क हादसे पेश आते हैं, कई कीमती जाने जाती हैं, कई लोग जख्मी होते हैं और कहीं ना कहीं
कहीं ट्रैफिक कंजेशन इतना ज्यादा होता है कि जो कश्मीर जाने वाली एसेंशियल सप्लाई है वो कई दिनों तक जो है वो बाधित रहती है और तमाम स्टैंडर्ड ट्रक जो है वो लगातार आपको इस मानसर उधमपुर सांबा मार्ग पर दिखते हैं, जो खड़े रहते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कब मौसम ठीक होगा और हमें जो है आगे जाने की इजाजत मिलेगी। यानी वन वे ट्रैफिक कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंजेशन काफी ज्यादा रहता है। लेकिन 1971 का जब युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के दौरान ये सांबा मानसर मार्ग जो है ये बना था, एक अल्टरनेट रास्ता जो बनाया था। लेकिन अब कई सालों के बाद इस सड़क का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है, जो कि करना काफी ज्यादा जरूरी था। और अब कश्मीर जाने वाले जो लोग हैं, उधमपुर जाने वाले लोग हैं, वो उनको काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी और उनको अब कई दिनों तक यहां सड़क में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये एक बड़ी सौगात जो है मिलने जा रही है, यानी ऑल सीजन रोड आप इसे कह सकते हैं, जो हर मौसम में आपको चलता नजर आएगा। और बताया जा रहा है कि इसमें 5 पुल बनेंगे और 9 इसमें टनल्स बनेंगी, जिसको लेकर डीपीआर बन रही है और ये प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो उनके जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा टेकअप किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जब डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी तो उसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो सड़कों का जाल इस समय बिछाया जा रहा है तो उसमें लोगों को सहूलियत देने की बात की जा रही है। अब सांबा उधमपुर मानसर मार्ग की बात करें तो इसका भी एक नया सौंदर्यीकरण हमें देखने को मिलेगा, एक नया प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलेगा और आपकी राह जो है वो काफी ज्यादा आसान होने वाली है इस प्रोजेक्ट के जरिए। लेकिन जिन लोगों की जमीनें इसके अधीन आएंगी, हाईवे के अधीन, उनको भी उक्त मुआवजे को लेकर यहां पर काम किया जाएगा और उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, हितों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब ये डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी, जो कुछ ऑब्जेक्शन होंगी वो भी फाइल की जाएंगी। लेकिन उससे पहले खबर ये सामने आ रही है कि सांबा उधमपुर मानसर मार्ग का भी यहां पर चौड़ीकरण किया जा रहा है, एक नया हाईवे हमें देखने को मिलेगा और ये 4500 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तैयार होगा, जिसमें 5 पुल 9 टनल्स होंगी और इसका जो काम है वो आने वाले दिनों में जल्द शुरू हो सकता है। ये बड़ी जानकारी सांबा उधमपुर मानसर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरण 24/7 न्यूज के लिए।